एफपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 में एफआईए के अंदर जो सुपरिटेंडेंट की जॉब्स आई हैं उनकी तैयारी के लिए 40 डेज का मेरा सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसका आज दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये मैं इसके हवाले से आपको ब्रीफली बताता चलूँ, उसके बाद हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ये है बेसिकली एफआईए के अंदर जो स्टूडेंट की जॉब्स आई हैं। 40 डे का ये सेशन है जिसमें यूट्यूब के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। उसमें आपको जो मैं लेक्चर में कवर करता हूँ उसके सिंप्लीफाइड नोट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद एमसीक्यूज, और आपके 40 टेस्ट इसमें कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह। डेली आपको असाइनमेंट दी जाती है, डेली आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, हेल्पिंग नोट्स दिए जाते हैं, और मॉर्निंग 8 AM से लेकर 8 PM शाम तक आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलती है। आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी या एम्बिग्यूटी हो तो इस हवाले से। तो अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर मेरा मेंशन है, जो है दैट इज 0332689656। हम एफआईए के अंदर सुपरिटेंडेंट की जॉब्स की तैयारी के लिए जो इसका सिलेबस है, एफपीएससी ने जो इशू किया, जारी किया, उसमें सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं पेपरा रूल्स 2004। एक लेक्चर इसका हो चुका और एक टेस्ट भी हो चुका। आज दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसका टेस्ट कल होगा इंशाल्लाह, कल शाम को। तो अगर आप इस सेशन में एनरोल होना चाहते हैं तो आप without wasting time, you can contact me with your name, qualification, current job, profession, and city name at WhatsApp number 0332689656 तो हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। हमारा लेक्चर है बेसिकली आज पेपर रूल का लेक्चर नंबर 2। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। आ, ये है पेपरा रूल्स 2004, लेक्चर 2 है हमारा। और इसमें डिफरेंट रूल्स हम पढ़ रहे हैं। जो पहला लेक्चर हमारा था उसमें हमने 25 रूल तक हमने पढ़ लिया था। 24 रूल तक। अब रूल 25 क्या है? रूल 25 के अंदर बिड की सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है कि जब कोई पब्लिक इदारे ने कोई चीज प्रोक्योर करनी होती है, परचेज करनी होती है, हासिल करनी होती है, तो बिड जो भी बिडर्स बिड देते हैं वो सिक्योरिटी जमा करवाते हैं। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, एफआईए है या फेडरल के अंदर स्पेशल एजुकेशन का इदारा है, उसने कुछ चेयर्स लेनी है या उसने कोई कंप्यूटर्स लेने हैं, तो वो इनवाइट करेगा और कुछ लोग बिड्स देंगे, यानी टेंडर्स देंगे, ऑफर्स देंगे। अब प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या है? स्पेशल एजुकेशन का इदारा फेडरल का, जिसको चीजें चाहिए, जिसने प्रोक्योर करनी है। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी में रिक्वायर बिड सिक्योरिटी। वो जो जिस इदारे ने प्रोक्योर करना होता है मटेरियल, जैसे एफआईए की मिसाल दे लें या फेडरल स्पेशल एजुकेशन का इदारा देख लें, जिन्होंने कोई चीज इदारा कोई एडवर्टाइज किया हो कि हमें ये चीजें चाहिए, आप बिड्स ऑफर करें। तो बिड्स बिडर से बिड सिक्योरिटी ली जाती है। वो मैक्सिमम कितनी होती है? 5% ऑफ एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट वैल्यू, कि कितने की वो चीज होगी उसका 5% जो है वो बिडर जमा करवाते हैं। अगर बिड सिक्योरिटी जो है नहीं रिक्वायर्ड होती किसी केस में, तो बिडर जो है वो बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन जमा करवाते हैं कि हम बिड को सिक्योर करेंगे, लाजमी अचीव करेंगे। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर वो, अगर बिड सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती तो वो बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन एक ऐलान सा होता है, वो जमा करवाते हैं। तो बिड सिक्योरिटी कितनी है? मैक्सिमम 5% ऑफ प्रोक्योरमेंट वैल्यू। अच्छा, रूल 26 ये कहता है कि बिड की वैलिडिटी कितने टाइम के लिए होगी। बिड्स जो होती हैं, जो लोग बिड्स जमा करवाते हैं, बिडर्स, रिमेन वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होगा उतने टाइम के लिए ये बिड्स वैलिड रहती हैं। अगर एक्सटेंशन जो है, मतलब टाइम को बढ़ाना हो, अगर एक्सटेंशन एक्सेप्शनली रिक्वायर्ड हो, कुछ मखसूस हालात में एक्सटेंशन रिक्वायर्ड हो, कि जो बिडर ने जो बिड अपनी देनी होती है वो टाइम बढ़ा के वो पेश करें, तो उसके लिए रीजन लिखी जाती है राइटिंग में। और तमाम बिडर जो हैं उनको कहा जाता है कि आप एक्सटेंड करें टाइम पीरियड को। और एक्सटेंशन जो है वो ओरिजिनल बिड की वैलिडिटी पीरियड से नहीं बढ़ सकती। ओरिजिनल सपोज पीरियड था 90 डेज, तो उससे नहीं बढ़ सकती। मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि ओरिजिनल बिड की वैलिडिटी का जो पीरियड था उससे एक्सटेंशन उसका टाइम बढ़ नहीं सकता। तो बिडर अगर जो है वो एक्सेप्ट कर दे कि एक्सटेंशन ठीक है, हम टाइम को बढ़ाते हैं, तो बिड सिक्योरिटी जो है या बिड का बॉन्ड जो है वो भी फिर एक्सटेंड करना पड़ता है। और अगर बिडर कह देते हैं कि नहीं, हम एक्सटेंड नहीं करते टाइम पीरियड को, तो बिडर जो है वो विथड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसकी बिड सिक्योरिटी फिर भी फॉरफीट नहीं होगी, जब्त नहीं होगी। क्योंकि एक्सटेंशन जो है अगर वो उसने इनकार कर दिए, उसकी बिड सिक्योरिटी जब्त नहीं होगी, और वो विड्रॉ भी कर सकता है कि मुझे एक्सटेंशन में मैं नहीं जाता है, मैं टाइम नहीं बढ़ाता। अब उसके बाद
ये टाइम बढ़ाने से क्या मुराद है कि कितने टाइम तक ये बिड चलनी चाहिए। वो विड्रा कर सकता है कि मैं इतने लेंथी प्रोसेस में मैं नहीं जा सकता, वो विड्रा कर सकता है, और उसकी बिड की सिक्योरिटी जो है वो जब्त नहीं होगी। अच्छा, अब रूल नंबर 28 देखते हैं कि ओपनिंग ऑफ बिड्स कब होगी। लास्ट सबमिशन डेट और ओपनिंग डेट जो होती हैं वो हमेशा सेम होती है। यानी कि लास्ट सबमिशन डेट, जिस डेट को लोग बिड जमा करवाते हैं बिडर्स, और ओपनिंग डेट भी उसी दिन ही होती है, याद रखें। तो बिड्स जो होती हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम पे ओपन होती हैं, और जो डेडलाइन होती है बिड्स जमा करवाने की बिडर्स के जरिए, उस जिस लास्ट डेट होती है, सपोज 29 अगस्त है, तो 29 अगस्त वाले दिन जो जो डेट जो डेडलाइन है, उससे 30 मिनट बाद बिड ओपन हो सकती है। और हमेशा पब्लिक में ओपन होती है, ये कोई छुप की नहीं होती। और बिडर्स या रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं जिसमें बिड ओपन होती है। और उसमें यूनिट प्राइस, फॉर एग्जाम्पल हमें स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है फेडरल का, उन्हें चेयर्स चाहिए, तो हर चेयर की कितनी, एक चेयर की कितनी प्राइस होगी, और उसके लिए कितनी अमाउंट जो है वो बिड अमाउंट है, वो ऊंची आवाज में पुकारी जाती है, और मिनट से रिकॉर्ड की जाती है कि उसमें क्या क्या बोला गया उस डिक्लेरेशन में या ओपनिंग ऑफ बिड्स में। और अटेंडेंस शीट के ऊपर साइन करवाए जाते हैं जो जो लोग उसमें हाजिर होते हैं। और लेट बिड्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं, और उनको ओपन किए बगैर वापस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 28 अगस्त तक अगर बिड्स मांगी थी किसी डिपार्टमेंट ने कि हमें अपने, फॉर एग्जाम्पल एफआई की बात करते हैं, और एफआई को अपने लैपटॉप चाहिए अपने ऑफिस में, और उसको 500 लैपटॉप चाहिए, तो हर लैपटॉप का यूनिट प्राइस और बिड अमाउंट टोटल कितनी बनेगी, ये जो लोग बिडर्स हैं वो जमा करवाएंगे। लास्ट डेट सपोज 28 अगस्त है, तो 28 अगस्त से जो बाद में लोग जमा करवाएंगे, वो अनओपन किए बगैर, मतलब है कि वो अनओपन, वो ओपन किए बगैर नहीं कि अनओपन, वो वापस भेज दी जाएंगी और रिजेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो लार्ज अगर प्रोक्योरमेंट हो तो उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा काम है जो 1 बिलियन रुपीज से ज्यादा का है, या गुड्स और सर्विसेज का है, कोई कंसाइनमेंट है और वो 500 मिलियन से अब अमाउंट की है, तो इतनी बड़ी अमाउंट होती है, उसके हवाले से लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है। जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी है जो भी ले रही है, उसकी अपनी वेबसाइट या डिजिटल चैनल के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट होती है। और इसके अलावा अगर रूल 29 की बात करें तो ये एवेल्यूशन क्राइटेरिया है। अब एवेल्यूशन क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट हो, मुनासिब हो, क्लियर हो, अनएम्बिगुअस, मुबहम ना हो, इसमें अबहम ना हो, और इसके अंदर बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर एवेल्यूशन क्राइटेरिया मेंशन होता है, होना चाहिए। Failure to provide an ambiguous evaluation criterion amounts to misprocurement। अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन नहीं है एवोल्यूशन का क्राइटेरिया कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर बिडर्स की जो ऑफर्स हैं, जो टेक्निकल ऑफर्स हैं, प्रपोजल्स हैं, वो हम उनको एवेलुएट करेंगे, उनको उनको पड़ताल करेंगे, जांच उसकी जान फटक करेंगे, छान फटक करेंगे उसकी, तो वो एवोल्यूशन क्राइटेरिया बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर नहीं होगा तो ये मिस प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। तो गोल्डन रूल या जनरल रूल ये है कि कोई सरप्राइज एवोल्यूशन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि तमाम बिडर जमा करवा देंगे तो उसके बाद सरप्राइज को होगा कि हम एवोल्यूशन किसी, बल्कि एवोल्यूशन क्राइटेरिया बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में होता है ताकि बिडिंग बिडर जो है उस एवोल्यूशन क्राइटेरिया को देख के अपनी बिड्स या अपनी ऑफर्स जमा करवा सके। तो एक बिडर जो है, ही आर शी शुड नो बिफोर हैंड, उसे पहले पता होना चाहिए कि हाउ हिज आर हर बिड विल बी एवेल्युएटेड। उसके बाद रूल 30 है कि एवेल्यूशन ऑफ बिड्स, बिड्स की एवेल्यूशन। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा रूल 29, वो एवेल्यूशन क्राइटेरिया था। अब बिड्स की एवेल्यूशन हो रही है एक्चुअली। तो बिड्स जो है उनको एवेल्युएट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एवेल्यूशन क्राइटेरिया, जो हमने अभी पीछे पढ़ा पिछले रूल में। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली बिड्स, जो लोग बिड्स जमा करवाते हैं, सपोज वो किसी भी प्रोक्योरिंग एजेंसी को वो चीज चाहिए, तो जो बिडर्स होते हैं वो जब बिड जमा करवाते हैं, तो उन बिड्स की एवेल्यूशन जब होगी, वो एवोल्यूशन क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक होनी चाहिए एवोल्यूशन। और ये जो एवोल्यूशन का क्राइटेरिया है वो कहाँ मेंशन होता है, वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। तो कोई न्यू क्राइटेरिया एवोल्यूशन का नहीं मुतारफ करवाया जाएगा, बल्कि बिडिंग से पहले जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं नेसेसरी उनके अंदर एवोल्यूशन क्राइटेरिया मेंशन होगा। और बिड्स कोटेड इन डिफरेंट करेंसीज, अगर डिफरेंट करेंसीज में बिड्स ऑफर ऑफर की हैं, यानी कि एक कंपनी ने चाइनीज करेंसी में, दूसरी कंपनी ने डॉलर्स में, तीसरी कंपनी ने रियाल में, चौथी ने येन में अगर ऑफर कर दिया बिड्स, तो फिर कन्वर्जन जो है वो
कन्वर्जन इज मेड इनटू द करेंसी स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर किसी करेंसी का नाम होगा, चाहे वो रुपीज है, चाहे डॉलर्स है, चाहे जापानीज येन है, कुछ भी है। तो बिडिंग डॉक्यूमेंट में जिस करेंसी का नाम होगा, अगर कोई और कंपनी है अमेरिकन, वो डॉलर्स में बिड जमा करवाती है, उस डॉलर को कन्वर्ट किया जाएगा उस करेंसी में जो करेंसी बिड्स में मेंशन है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। तो एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट जो है वो उस दिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का होगा उस हिसाब से सेलिंग रेट के मुताबिक होगा, जो उस वक्त एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ बिड्स जो भी रेट चल रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। उसके बाद रूल 31 ये है कि बिड्स को उसकी क्लैरिफिकेशन हो सकती है। अगर ओपन हो गई है बिड, तो बिडर जो है वो उसको आल्टर या मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकता अपनी बिड। हाँ, प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर क्लैरिफिकेशन मांगती है तो उस सूरत में क्या होगा, फिर क्लैरिफिकेशन जो है मस्ट नॉट चेंज द सब्सटेंस ऑफ द बिड। यानी एक प्रोक्योरिंग एजेंसी बिड्स ओपन हो गई हैं, तो आफ्टर ओपनिंग ऑफ बिड्स बिडर जो है वो अपने बिड का को चेंज या अल्टर या मॉडिफाई नहीं कर सकता। हाँ, प्रोक्योरिंग एजेंसी ये कह सकती है कि क्लैरिफिकेशन आप हमें दें। और क्लैरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होगा कि बिड का जो सब्सटेंस मैटर है, जो उसको बिड का मुद्दा है, वो कोई तब्दील हो जाए, बल्कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज मस्ट बी इन राइटिंग। यानी कि जो कोई कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है, और फॉर एग्जाम्पल प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है क्लैरिफिकेशन मांग रही है, तो उसकी रिक्वेस्ट और जो उसका रिस्पॉन्स आगे से आता है उसको राइटिंग में लिखा जाना चाहिए। रूल 33 ये कहता है कि रिजेक्शन ऑफ बिड्स, बिड्स को रिजेक्ट कब करते हैं। प्रोक्योरिंग एजेंसी कोई भी है जिसको कोई माल मंगवाना है, प्रोक्योर करना है, और उसने बिड्स मांगी हैं, ऑफर इनवाइट किया बिडर्स को, तो वो तमाम बिड्स को, तमाम प्रपोजल्स को, तमाम टेंडर्स को रिजेक्ट कर सकती है किसी भी वक्त, बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने से पहले रिजेक्ट कर सकती है। और वो अगर कोई कंपनी बिडर रिक्वेस्ट करता है तो कि हमें क्यों रिजेक्ट किया गया, तो जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो कम्युनिकेट कर सकती है ग्राउंड को इन राइटिंग। लेकिन एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द ग्राउंड। लेकिन अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी है जिसको लैपटॉप चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने बिडर्स को कहा है कि आप अपने बिड जमा करवाएं, और प्रोक्योरिंग एजेंसी ने बिडर की ऑफर्स ओपन किए बगैर ही रिजेक्ट कर दिए, तो आप बिडर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि मेहरबानी करके बताया जाए हमें, कि क्लैरिफाई किया जाए कि किन ग्राउंड पे में रिजेक्ट किया गया है। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर ड्यूटी बाउंड वो नहीं है कि वो लाजमी जस्टिफाई करे, लेकिन वो रीजंस दे सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है राइटिंग फॉर्म में। नोटिस ऑफ द रिजेक्शन शुड प्रॉम्प्टली बी गिवन टू बिडर्स। और जैसे ही रिजेक्शन हो, अगर कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी रिजेक्ट कर रही है बिडर्स की बिड्स को, तो उसको तमाम बिडर्स को कंसर्न को ऑफर बता देना चाहिए कि आपकी बिड्स रिजेक्ट हो गई हैं। अब रीबिल्ड बिडिंग जो है, ये 34 रूल के मुताबिक है कि अगर रिजेक्टिंग हो गई है, तमाम बिड्स रिजेक्ट हो गई हैं, तो एजेंसी जो है वो दोबारा इनवाइट कर सकती है रीबिडिंग के प्रोसेस को, ताकि दोबारा बिडर्स जो है वो अपनी बिड्स जमा करवाएं। तो रीबिडिंग से पहले, यानी कि तो अगर पहले बिडिंग रिजेक्ट हो गई है, दोबारा बिडिंग से पहले इट शुड असेस द रीजंस फॉर रिजेक्शन। पहले ये देखना चाहिए कि पहली बिड्स रिजेक्शन उसकी क्यों हुई थी। और फिर अगर पहली बिड इसलिए रिजेक्ट हुई थी कि उसमें स्पेसिफिकेशन या एवोल्यूशन क्राइटेरिया या अदर कंडीशन या टर्म्स जो है वो एम्बिगुअस थे या वाजे नहीं थे, तो उनको आप क्लियर कर देना चाहिए रीबिडिंग से पहले, कि वो स्पेसिफिकेशन, एवोल्यूशन क्राइटेरिया और अदर डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। अब रूल 35 पढ़ते हैं कि एवोल्यूशन की रिपोर्ट। प्रोक्योरिंग एजेंसी है जिसने कुछ सपोज लैपटॉप्स लेने हैं एफआईए के दायरे, फॉर एग्जांपल प्रोक्योरिंग एजेंसी जो एफआईए है उसको अनाउंस करना चाहिए फाइनल एवोल्यूशन रिपोर्ट, कि हमने कैसे एवेल्युएट किया, जितने भी बिडर्स ने अपनी अपनी बिड जमा करवाई, हमने उनको कैसे एवेल्युएट किया, उसकी एवोल्यूशन की रिपोर्ट जमा करवानी चाहिए एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर एफआईए है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी है, उसको लैपटॉप चाहिए, बहुत से लोग अपनी बिड जमा करवाएंगे। जब बिड जमा हो गई, तो आपने, ये जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है उसने उसको एवोल्यूशन क्राइटेरिया के मुताबिक एवेल्युएट करना है। और अब फिर किसी ना किसी एक बिडर को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, यानी कि प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से 15 दिन पहले पहले एवोल्यूशन की रिपोर्ट चाहिए। प्रोक्योरिंग एजेंसी को वो अनाउंस कर दे कि हम, ये हमारी एवोल्यूशन रिपोर्ट है, ये लोग रिजेक्ट हुए हैं, ये लोग एक्सेप्ट हुए हैं इस यूनिट प्राइस पे, इस बिडिंग अमाउंट। इफ टेक्निकल प्रपोजल इज एवेल्युएटेड सेपरेटली, अगर टेक्निकल प्रपोजल को या टेक्निकल ऑफर को अलग एवेल्युएट किया जाता है, तो फिर टेक्निकल एवेल्युएशन रिपोर्ट मस्ट बी अनाउंस बिफोर ओपनिंग फाइनेंशियल प्रपोजल्स। बाद को तो टेक्निकल प्रपोजल पहले जमा होती है, और फिर बाद में फाइनेंशियल प्रपोजल भी ओपन होती है। तो टेक्निकल एवेल्युएशन रिपोर्ट पहले अनाउंस होगी, और उसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल प्रपोजल ओपन होगी। अब रूल 36,
के 4 बिडिंग प्रोसीजर, बिडिंग के 4 प्रोसीजर्स हैं। पहला है सिंगल स्टेज वन इन्वेल्प, उसमें एक ही स्टेज में एक ही इन्वेल्प होता है, और वन इन्वेल्प के अंदर क्या होता है, उसी में फाइनेंशियल प्रपोजल होती है, उसी में टेक्निकल प्रपोजल होती है। अब फाइनेंशियल प्रपोजल में अमाउंट मेंशन की जाती है कि कितनी अमाउंट में हम ये चीज प्रोवाइड करेंगे, कितनी अमाउंट की इवज, कितनी अमाउंट आप हमें दें, एफआई को इदारा कह रहा होगा तो हम आपको ये लैपटॉप्स दे सकते हैं पर यूनिट प्राइस में। और टेक्निकल प्रपोजल में लिखा होता है कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सी चीज का क्या एंगल है, कौन सी चीज के अंदर कौन सा मटेरियल बना हुआ है, तो ये टेक्निकल उसकी डिटेल्स होती है। तो वन इन्वेल्प वन स्टेज के अंदर क्या होता है, वन इन्वेल्प होता है, एक ही लिफाफा होता है, उसी में फाइनेंशियल प्रपोजल और टेक्निकल प्रपोजल जो है वो मेंशन होती है। और अगर कोई ऑर्डिनरी या मेन प्रोसीजर हो, यानी कि कोई जो चीजें आम जिंदगी में हमें इस्तेमाल रूटीन मैटर में चाहिए होती हैं, तो उन तमाम चीजों के लिए वन स्टेप वन इन्वेल्प पॉलिसी चल सकती है। दूसरी जो है, दूसरा बिडिंग प्रोसीजर ये है कि सिंगल स्टेज लेकिन दो इन्वेल्प हो, दो सेपरेट इन्वेल्प किसी के होंगे, एक सेपरेट टेक्निकल प्रपोजल का होगा, दूसरी इन्वेल्प में क्या होगी, फाइनेंशियल प्रपोजल होगी। और फर्स्ट पहले टेक्निकल प्रपोजल को ओपन किया जाएगा, और बाद में जिस दौरान टेक्निकल प्रपोजल को ओपन किया जा रहा होगा उस दौरान फाइनेंशियल प्रपोजल सील्ड होगी, बंद पड़ी होगी। और जब टेक्निकली जो जो बिडर्स जो टेक्निकली ओके हो जाएंगे, यानी कि टेक्निकली एक्सेप्टेड जो बिडर्स होंगे, उनकी ही फाइनेंशियल प्रपोजल ओपन की जाएंगी। यानी जितने भी बिडर्स हैं उनकी पहले टेक्निकल प्रपोजल्स ली जाएंगी, उनको एवेलुएट किया जाएगा। जिन बिडर्स की टेक्निकल प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, उन लोगों की ही, उन बिडर्स की ही फाइनेंशियल प्रपोजल ओपन की जाएगी, अदरवाइज बाय क्योंकि ओपन नहीं होगी। अब सच पढ़ते हैं तीसरी कि दो स्टेज क्या होती है प्रोक्योरमेंट। ये हम पढ़ रहे हैं बेसिकली बिडिंग के प्रोसीजर्स। तो तीसरा तरीका क्या है बिडिंग का प्रोसीजर, के बेसिकली दो स्टेज होती है, ये इसमें 2 स्टेज होती हैं। और ये बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स लार्ज, उनके लिए ये यूजफुल होती है 2 स्टेज, जिसमें टेक्निकली अनइक्वल प्रपोजल्स और अल्टरनेटिव टेक्निकल सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट, यानी कि जिसमें प्रपोजल्स काफी सारी हों और वो आपस में एक जैसी ना हो, अनइक्वल हो, और अल्टरनेटिव जिनके मुतबादिल टेक्निकल सॉल्यूशंस भी मौजूद हों। तो जिस सूरत में कॉम्प्लेक्स और लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस सूरत में 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। और 2 स्टेज 2 इन्वेल्प, पहले हमने पढ़ा 1 स्टेज 1 इन्वेल्प, अब ये 2 स्टेज 2 इन्वेल्प है। तो ये उस वक्त होती है जब अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल पॉसिबल हो, मुतबादिल टेक्निकल प्रपोजल भी मौजूद हो, जैसा कि कोई मशीनरी या इक्विपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वाले जो है बिडर्स, वो अपनी टेक्निकल प्रपोजल उन्होंने जमा करवाई हो या वो जमा करवा सकते हो। अच्छा, अब डिफरेंस देख लें कि सिंगल स्टेज 2 इन्वेल्प में क्या होता है। स्टेज इसमें सिंगल स्टेज है और इन्वेल्प इसमें दो है। इसमें टेक्निकल प्रपोजल फास्ट होती है, उसके बाद फाइनेंशियल प्रपोजल होती है। अच्छा, उसके बाद 2 स्टेज क्या होती है, 2 स्टेज में पहले टेक्निकल प्रपोजल जमा करवाई जाती है, उसके ऊपर डिस्कशंस होती है, उसकी रिवीजन की जाती है अगर उसमें कोई लैकुनास हो या शॉर्ट कमिंग्स हो, फिर रिवाइज टेक्निकल रिपोर्ट जमा करवाई जाती है, और उसके बाद फाइनेंशियल प्रपोजल जमा करवाई जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो द प्रोक्योरिंग एजेंसी, जिसने भी इदारे ने कोई चीजें प्रोक्योर करनी है, हासिल करनी है, वो रिवाइज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, द प्रोक्योरिंग एजेंसी में वो रिवाइज कर सकती है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को भी चेंज कर सकती है। अगर जिस इदारे ने कोई चीज मंगवानी है, लैपटॉप्स मंगवाने हैं, तो वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या टेक्निकल क्राइटेरिया को रिवाइज भी कर सकती है वो इदारा। फॉर एग्जाम्पल एफआई के इदारे हैं, उसको लैपटॉप चाहिए, तो वो 2 स्टेज के अंदर पहले वो टेक्निकल प्रपोजल जो बिडर्स होंगे वो जमा करवाएंगे, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या करेगी, उन जो टेक्निकल प्रपोजल्स हैं उनको देख के एवेलुएट करके उनको रिवाइज करेगी कि हमें इस किस्म की चीजें चाहिए, और ये कम्युनिकेट कर देगी प्रोक्योरिंग एजेंसी तमाम बिडर्स को। अच्छा, अब रिवाइज बिड्स हों उनके लिए मिनिमम टाइम जो है नेशनल लेवल पे 15 दिन है, और इंटरनेशनल जो बिडर्स हैं उनके लिए 30 दिन है। रिवाइज बिडिंग के लिए लोकल नेशनल बिडर्स के लिए 15 दिन का टाइम होता है, और इंटरनेशनल के लिए 30 दिन का टाइम होता है। अब हम पढ़ते हैं अनसोलिसाइटेड प्रपोजल, जिसमें मांगी नहीं गई होती दरखास्तें, लेकिन लोग खुद ये जमा करवा देते हैं प्रपोजल। तो ये है रूल 37A। एक अनसोलिसाइटेड जिसको मांगा नहीं गया, जिसको बुलाया नहीं गया, प्रपोजल जो है उसको असेस किया जाता है एक असेसमेंट कमेटी के जरिए, जिसके 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। अब अगर पॉसिबल हो तो ओपन कंपटीशन को इंश्योर करना चाहिए, और पहले प्री क्वालिफिकेशन भी मांगा जा सकता है, कौन कौन सी फर्म के पास कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से ऑपरेशन वो के जरिए काम करती हैं। और
जो इनिशियल जो जो इनिशिएटर होगा, जिसने आ, आ, जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है उसने कोई चीज मांगी नहीं है, लेकिन कोई इदारा इनिशिएट करके अपनी जमा करवा देता है, बिड जमा करवा देता है, तो उसको 5% एडिशनल वेटेज भी मिलेगी, और उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा प्री क्वालिफिकेशन से। याद रखें कि इनिशिएटर जो है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बल्कि इनिशिएटर ने पहले बिड दी है, वॉलंटरली बिड दी है, लिहाजा उसको 5% एडिशनल वेटेज भी दी जाएगी जब एवोल्यूशन कर रहे होंगे, यानी उसको 5% आप नंबर ज्यादा दिए जाएंगे, क्योंकि उसने खुद प्रपोज किया है, वॉलंटरली उसने ऑफर की है चीज। अगर कोई एक और बिडर जो है वो ओपन हो जाता, विन कर जाता है, तो जो जिसने इनिशिएट किया था उसको फिर भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जिसने विन किया है बिड को, इनिशिएटर जो होगा वो उसके बराबर अगर अमाउंट जमा करवाए तो इस्तेहकाक वो रखेगा। तो इनकी जो इनिशिएटर होता है उसको दिए जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रूल 38 क्या कहता है कि मोस्ट एडवांटेजियस बिड। कॉन्ट्रैक्ट जो है, द कॉन्ट्रैक्ट इज अवार्डेड टू द बिडर विद द मोस्ट एडवांटेजेस बिड। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो प्रोक्योरिंग एजेंसी, फॉर एग्जांपल एफआईए, उसको लैपटॉप चाहिए, अब ये बिड्स ऑफ के लिए मंगवाएगी कि बिड जमा करवाएं 28 अगस्त तक सपोज। अब बहुत सी कंपनी जो है कंप्यूटर जो बनाती हैं, लैपटॉप्स बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बनाती हैं, वो अपनी बिड जमा करवाएंगी। तो अब कॉन्ट्रैक्ट तो किसी एक ऐसे बंदे को मिलेगा ना, ऐसी कंपनी को, जिससे एफआईए को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो अपनी बचत ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो मोस्ट एडवांटेजियस बिड जो है उसको उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा याद रखें कि ये जो मोस्ट एडवांटेजेस बिड है, इट शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद एप्लीकेबल लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी। कि ये जो मोस्ट एडवांटेजेस बिड है, इसको फेडरल गवर्नमेंट के जो रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज या उनके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पहले ऐसे होता था कि लोएस्ट एवेल्यूएटेड बिड को, यानी कि जिसकी प्राइस कम से कम है, समझा जाता था कि यही लोएस्ट एवेल्यूएटेड बिड है, तो ये उसी को बिडर को ही टेंडर दे दिया जाता था। लेकिन मोस्ट एडवांटेज आजकल उसके लिए लोएस्ट एवेल्यूएटेड बिड नहीं है, बल्कि आज आजकल उसका नाम क्या है, मोस्ट एडवांटेजेस बिड, जिसमें प्रोक्योरिंग एजेंसी को ज्यादा से ज्यादा बचत हो रही होती है। अब रूल 38 देख लेते हैं, 38 बी। इसमें सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड होती है, एक ही बिड होती है और वो रिस्पॉन्सिव होती है, यानी कि वो ऑफर कर रहे होते हैं। तो सिंगल बिड जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है अगर वो एवोल्यूशन क्राइटेरिया में पूरा उतरती हो, अगर वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करती हो, अगर वो ऑर्डिनेंस जो है, जो पेपरा का, उसके अगेंस्ट ना हो। पेपरा का ऑर्डिनेंस 2002 में आया था, और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हो जो बिड, और जिसके जिसका फाइनेंशियल रेट भी मुनासिब हो, उसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। और हाउएवर एक्सेप्ट फॉर अनसोलिसिटेड प्रपोजल, अगर कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी ने मांगी नहीं है बिड्स और किसी ने जमा करवा दी है, उस सूरत में तो समझ आती है। लेकिन एक सिंगल बिड जो है इज नॉट इंटरटेन इन प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग। कि बाद औक़ात कोई ऑर्डर मंगवाने से पहले एफआईए मुख्तलिफ कंपनीज को कह सकते हैं कि आप अपने लैपटॉप्स दिखाएं कि आप क्या क्या चीजों में स्पेशलाइज्ड है, तो वो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग जो है उसमें सिंगल बिड शामिल नहीं होती। अब रूल 39 पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस की गारंटी, कि क्या वाकई वो काम परफॉर्म करेंगे जिन जो बिडर्स हैं। तो वेयर रिक्वायर्ड एंड क्लियरली मेंशन इन बिडिंग डॉक्यूमेंट, अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन हो क्लियर, तो परफॉर्मेंस गारंटी कैन नॉट एक्सीड 10% कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। तो परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब ये होता है कि हम परफॉर्म करेंगे अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एफआईए ने, जिस जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी है। तो बिडर्स जो होते हैं वो परफॉर्मेंस गारंटी भी जमा करवाते हैं, और वो 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। याद रखें, बिड सिक्योरिटी 5% थी और परफॉर्मेंस गारंटी 10% है। अब रूल 40 क्या है कि नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन हमेशा लिमिटेड होती हैं। द एजेंसी में नेगोशिएट विद सक्सेसफुल बिडर्स। एजेंसी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल प्रोक्योरिंग एजेंसी, एफआईए, उसको लैपटॉप चाहिए, ये प्रोक्योरिंग एजेंसी है, इसने प्रोक्योर करने लैपटॉप। तो वो जो सक्सेसफुल बिडर होगा, जो मोस्ट एडवांटेजियस जो बिड जिसकी होगी, उसके साथ जो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो एफआईए है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है फॉर एग्जाम्पल एक बिडर के साथ। तो अब प्रोक्योरिंग एजेंसी जो एफआईए है वो जो सक्सेसफुल विनर होगा बिड का, उसके साथ कैसे आपने काम करना है, हमारा मेथोडोलॉजी क्या होगा, वर्क प्लान क्या होगा, स्टाफ आप कौन कौन सा हायर करेंगे, कितना करेंगे, और स्पेशल कंडीशन जो है वो कम्युनिकेट कर सकती है प्रोक्योरिंग एजेंसी उस बिडर के साथ जो बिड विन कर चुका है, जो काम करने का ठेका लेगा, यानी कि जो काम प्रोवाइड करेगा एफआईए को। लेकिन जो नेगोशिएशंस हैं उसमें जो सर्विसेज या वर्क्स जो एग्रीमेंट में मेंशन हो गए, उसका कास्ट या उसका स्कोप के अंदर कोई तब्दीली नहीं की जाती। उसके बाद रूल 41 है, और ये है कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, कि टेक्निकल या फाइनल एवेल्यूशन कोई इंफॉर्मेशन हो तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए।
उस वक्त तक जब तक एवोल्यूशन रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 35। एवोल्यूशन रिपोर्ट हमने रूल नंबर 35 में पढ़ी थी। रूल 35 के मुताबिक एवोल्यूशन रिपोर्ट जब पब्लिश कर देता है कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी, उस वक्त तो क्लियर हो जाता है कि कौन से इदारे को किन 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 लोगों ने बिड जमा करवाई थी, किन किन लोगों की बिड रिजेक्ट हुई है और किन को दे दी गई है बिड, ऑफर कर दी गई, कौन किसके रेट सबसे मुनासिब थे और उसका टेक्निकल प्रपोजल भी मुनासिब थी। अदरवाइज एवोल्यूशन रिपोर्ट से पहले पहले टेक्निकल या कोई एवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जानी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए। अब रूल 42 पढ़ते हैं कि अल्टरनेटिव मेथड्स क्या होते हैं, कि मेजर अल्टरनेटिव मेथड क्या है। कि एक तो तरीका ये है कि एक FIA या कोई इदारा है, उसने लैपटॉप्स लेने हैं तो वो इनवाइट करेगा कि हमें बिड्स जमा करवाएं। ये तो है बिड जमा करवाने का, बिडिंग का प्रोसेस है। इसके अल्टरनेटिव की बिडिंग क्या है, वो है पैटी परचेज, मामूली अमाउंट जो होती है 1 लाख से 5 लाख तक। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक इदारा, बिड्स की बजाय, बिड इनवाइट करने की बजाय कि आप कोटेशन वो मांग सकता है किसी से कोई इदारा। इसी तरह से डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो इदारा जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है। नेगोशिएटेड टेंडरिंग कर सकता है, फोर्स अकाउंट यूज कर सकता है, और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विद द स्टेट ओन एंटिटीज, यानी जो सरकारी इदारे होते हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये जो 6 हमने पढ़े हैं, ये अल्टरनेटिव्स हैं कि अगर बिडिंग की तरफ नहीं जाता कोई इदारा तो इन इन इनको आजमा सकता है। अब पैटी परचेज से क्या मुराद है, हमने ये पढ़ा है ये कि अल्टरनेटिव मेथड में पैटी परचेज है। पैटी परचेज में 1 लाख तक की जो अमाउंट होती है, जो चीज होती है, उसके लिए सिंगल कोटेशन के जरिए वो हो सकती है कि किसी बंदे एक बंदे से सिंगल कोटेशन दी कि आप कितने में ये हमें चीज दे सकते हैं। तो 1 लाख तक या 1 लाख से कम की कोई चीज हो तो सिंगल कोटेशन से बिडिंग जाए, बिडिंग का प्रोसेस किए बगैर सिंगल कोटेशन से 1 लाख तक की जो चीज होती है वो परचेज प्रोक्योर की जा सकती है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का मतलब ये है कि जब प्रोक्योरमेंट की वैल्यू 1 लाख से 5 लाख के दरमियान की चीज हो, जो एक कंपनी को चाहिए, FIA को या किसी भी इदारे को, तो उस सूरत में स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस और मिनिमम 3 कोटेशन लाजमी चाहिए होती है। उसके बाद अगर हम देखें, और वो जो कोटेशंस हैं, कोटेशन मतलब है कि आप ऑफर लेते हैं मुख्तलिफ टेंडर से, कंपनी से, ट्रेडर से, तो वो कोटेशन किन इदारों से होनी चाहिए, जो GST यानी कि जनरल सेल टैक्स से रजिस्टर्ड हो। और फिर परचेज फ्रॉम सप्लायर ऑफरिंग लोएस्ट प्राइस। अगर हम 3 कोटेशन लेंगे 3 ट्रेडर से, उससे जिसकी लोएस्ट प्राइस होगी उसको हम टेंडर दे देंगे। जी हमने किस चीज में पढ़ा है बेसिकली, अगर बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होगा, यानी कि एक इदारा जो है उसको कुछ चीज चाहिए, तो अगर वो 1 लाख से 5 लाख की उसे कोई चीज चाहिए तो वो 3 कोटेशन लेगा 3 डिफरेंट टेंडर से, और फिर जिसका रेट कम होगा उसको वो दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर 100 के, यानी कि 1 लाख से 500 के, 5 लाख तक की कोई चीज अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी ने लेनी हो तो 3 कोटेशन लाजमी होती हैं। पहले हमने पढ़ा कि अगर अप टू 1 लाख हो, यानी कि 1 लाख से कम तक की कोई अमाउंट हो जाए, मैक्सिमम 1 लाख, तो उस सूरत में वन सिंगल कोटेशन से भी किसी को भी वो चीज उससे कॉन्ट्रैक्ट करके उस दुकानदार से या ट्रेडर से चीज उठाई जा सकती है। अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग भी होता है बाद कि अगर कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर इजाजत दी गई हो, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स या सप्लीमेंट्री सर्विसेज चाहिए होती हैं, जो कि हमेशा ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से मिलती हैं या ओरिजिनल सप्लायर से ही मिल सकती हूँ, उसका कोई और अल्टरनेटिव मार्केट में वो चीज़ ना हो, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके उस सप्लायर से या उस स्पेयर पार्ट या मशीनरी या सप्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले इदारे से हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सिंगल मैन्युफैक्चरर सप्लायर। अच्छा, ये जो हमने अभी पढ़ा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किस 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 सूरत में हो सकता है, अगर स्पेयर पार्ट्स या सप्लीमेंट्री सर्विसेज हों जो सिर्फ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर से मिल सकती हैं या मैन्युफैक्चरर से, या अगर एक लोकेलिटी में सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर हो, सप्लायर हो उस चीज़ों का जो हमें चाहिए, तो हम साफ से उसी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे। और कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम बहुत बता जाता है कि अगर हमने पहली जो खेप कोई चीज़ ली है, लैपटॉप, वो किसी और से ली है, और अब हम बाकी जो सर्विसेज ले रहे हैं वो या स्पेयर पार्ट्स वो किसी और इदारे से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो जो दूसरे इदारे से हम ले रहे हैं अब स्पेयर पार्ट्स, वो लैपटॉप जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं उनके साथ उनकी कंपेटेबिलिटी ना हो, या टेक्निकल इश्यूज आ सकते हो। इसलिए जो है यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जाता है उस इदारे से जिससे पहले माल लिया जा चुका होता है, लैपटॉप है या व्हाट्सएवर। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इन दिस केस शुड नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो होता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की मैं बात कर रहा था, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, जब कोई इदारा जो है जब एक ही कोई चीज जब जो हमने चाहिए उसका कोई एक ही प्रोड्यूसर जब मैन्युफैक्चरर है एक इदारे में, या अगर हमें डर हो कि अगर हम किसी और इदारे से कुछ चीज़ आप स्पेयर पार्ट्स लेंगे या कोई मजीद खेप लेंगे तो जो पहले चीजें चाह रही हैं उनके में कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, या अगर हमें लगता हो
कि अगर हमने पहले जिस इदारे से मशीनरी या कोई चीज़ ली है, तो वो स्पेयर पार्ट या सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी सिर्फ वही प्रोवाइड कर सकते हैं। उस सूरत में हम उन इदारों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, और इसकी टाइम पीरियड जो है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रिपीट ऑर्डर की सूरत में 15% ऑफ ओरिजिनल प्रोक्योरमेंट, ये भी याद रखिएगा। ये जो चौथा हम केस पढ़ रहे हैं रिपीट ऑर्डर का, ये बेसिकली उस इस सूरत में भी डायरेक्ट ऑर्डर किए जा सकते हैं। ये बेसिकली ऑप्शन हम कर रहे हैं, इन ऑप्शन में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग इदारे से की जा सकती है। अगर बार बार हमें एक चीज चाहिए हो, हम लैपटॉप ले चुके हैं और बार बार हमें लैपटॉप चाहिए, तो फिर मैक्सिमम जो है 15% ऑफ ओरिजिनल प्रोक्योरमेंट से हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कि जितनी हम पहले प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं उसका 15% मजीद हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इदारे से। और अगर इमरजेंसी की सूरत हाल हो जिसमें हम दाएं बाएं बिडिंग का पूरा प्रोसेस हम ना फॉलो कर सकते हो, उस सूरत में भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट फिक्स प्राइस हो, अगर गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस कर रखी हो कि इतने में ही चीज आपने परचेज करनी है, तो उस सूरत में क्या होगा, फिर भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग हम कर सकते हैं उस इदारे के साथ जिससे हमें वो चीज मिल रही हो फिक्स प्राइस में, जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है। इसी तरह मोटर व्हीकल फ्रॉम लोकल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स या अथराइज एजेंट्स, अगर हमें कोई मोटर व्हीकल चाहिए जो लोकल मैन्युफैक्चरर से ही हमें मिल सकती है और अथराइज एजेंट्स लोकल ही हो, तो फिर भी हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम नेगोशिएटिंग टेंडरिंग क्या होती है। नेगोशिएटिंग टेंडरिंग उस वक्त होती है, अभी हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं 7 सूरत में, ये 7 कंडीशन जब हो तो हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ जा सकते हैं। अब नेगोशिएटिंग टेंडरिंग क्या होती है, जब कोई रिसर्च या एक्सपेरिमेंट स्पेसिफिक सप्लाईज हमें चाहिए हो, कोई ऐसे केमिकल चाहिए हो, या टेक्निकल या आर्टिस्टिक कोई रीजन हो, या एक्सक्लूसिव या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जहां इन्वॉल्व होते हैं, या एक्सट्रीम अर्जेंसी जब होती है, वो शदीद सूरत हाल होती है, इमरजेंसी होती है, या अनफोर्सीबल सिचुएशन होती है, उस सूरत में नेगोशिएटेड टेंडरिंग की तरफ हम जाते हैं। और ये एक्सट्रीम अर्जेंसी जब होती है, मस्ट नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोक्योरिंग एजेंसी। अब ये प्रोक्योरिंग एजेंसी जिसने चीज लेनी है उसके साथ नहीं जोड़ देना चाहिए एक्सट्रीम अर्जेंसी का, कि उस इदारे को वो चीज चाहिए, बल्कि सूरत हाल ऐसी होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है कि एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है उस इदारे को वो चीज परचेज करने में या लेने में। और जब बेसिकली ये होगी नेगोशिएटेड टेंडरिंग होगी, एक्सट्रीम इमरजेंसी की सूरत हाल होगी, तो रीजंस भी साथ लिखी जाएंगी राइटिंग में। अब उसके बाद फोर्स अकाउंट की सूरत हाल भी हो सकती है, ये हम अल्टरनेटिव पढ़ रहे हैं बिडिंग के बेसिकली। फोर्स अकाउंट में भी यूज वेयर प्रोक्योरमेंट वैल्यू डज नॉट एक्सीड, जब 200 मिलियन से अमाउंट प्रोक्योरमेंट वैल्यू ना बढ़ रही हो, उस सूरत में फोर्स अकाउंट हम यूज कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, बिडिंग जब हम ना कर सकते हो तो फोर्स अकाउंट यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। आप मिसाल लेते हैं कि अगर कुछ छोटा स्कैटर्ड या रिमोट कोई वर्क्स हैं, वर्क दैट शुड नॉट डिस्टर्ब, अगर कोई ऐसा काम है जिससे ऑलरेडी जो काम हो रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अर्जेंट रिपेयर्स अगर हमें चाहिए वो चीज़ है, और नेशनल हेरिटेज को अगर हमें रिपेयर करवाना हो। इसी तरीके से अगर एक्सट्रीम अर्जेंसी हो या सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हो जहां पे इंफॉर्मेशन को हम प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर नहीं कर सकते, उस वक्त में क्या होगा, हम किस तरफ जाएंगे, फोर्स अकाउंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट ओन एंटिटी जो होती है, जो सरकारी चीज होती है, दैट मस्ट परफॉर्म द टास्क थ्रू इट्स ओन रिसोर्सेज। अगर कोई सरकारी इदारा है, जैसे कोई एफआई इदारा है, तो उसको इस किस्म के जो काम है, जो भी अल्टरनेटिव है, फोर्स अकाउंट है या बाकी टेंडरिंग की हमने बात की है, उसको अपने रिसोर्सेज से ही ये काम करना चाहिए, उससे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर को। अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विद स्टेट ओन्ड एंटिटीज, अगर कोई सरकारी इदारा हो उनके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे की जाती है, ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब टाइम सेंसिटिव मामला हो, उनके बहुत जल्दी हमें कुछ चीज चाहिए होती है, जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विसेज या कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम करना और वो सेंसिटिव नेचर का हो, तो उस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम चुने, उसके साथ कॉन्टेक्ट करें जो एलिजिबल भी हो, जिसके अपने रिसोर्सेज हो, वो चीज़ खुद से प्रोड्यूस कर सकती हो, बजाय कि वो हमसे ऑर्डर लेके किसी और से आगे आउटसोर्सिंग करवा के वो बनवा रही हो और वो चीज़ लेट हो रही हो, और वो कोई प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व ना हो। जब आप स्टेट ओन एंटिटीज के साथ काम करते हैं, तो फिर वो स्टेट ओन एंटिटीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम ना करती हूँ, और वो एलिजिबल हूँ, क्राइटेरिया में पूरा उतरती हूँ, और उनके अपने रिसोर्सेज हो, उनके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की जा सकती है। इफ मोर देन वन एलिजिबल स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, अगर बहुत सारे सरकारी इदारे जो हैं मौजूद हैं जो हमें चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर कंपटीशन जो है, लिमिटेड कंपटीशन इज हेल्ड। अगर बहुत सारे, इफ मोर देन वन एलिजिबल स्टेट ओन्ड, अगर बहुत सारे इदारे सरकारी मौजूद हैं जो हमें चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस सूरत में कंपटीशन लो होता है। अब पेमेंट पेमेंट का जो तरीकाकार है वो रूल नंबर 43 में दिया गया है कि पेमेंट्स अगेंस्ट इनवॉइसेस या रनिंग बिल, जो रनिंग बिल हमारे आ रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमारा पहले ही रोजमर्रा की मामलात में चल रहे हैं, तो वो जो इनवॉइसेस हैं जो हमें वो बिल भेजते हैं, उनको प्रॉम्प्टली पे करना चाहिए विद इन द स्पेसिफाइड
पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिन इदारों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो उनके जो रनिंग बिल्स आ रहे हैं हमारे पास डेली बेसिस पे या रूटीन मैटर में, तो उनके रनिंग बिल या इनवॉइसेस को हमें प्रॉम्प्टली फिल फॉर पे करना चाहिए। मैक्सिमम हमें डिले कर सकते हैं तो 30 दिन डिले कर सकते हैं। अब एंट्री इनटू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं किसी भी बिडर के साथ जिसकी जो मोस्ट एडवांटेजेस बिड हो हमारे लिए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस दिन से फोर्स में आता है। ये रूल 44 में मेंशन है कि अगर फॉर्मल साइनिंग रिक्वायर्ड ना हो, साइन करना अगर रिक्वायर्ड ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है जिस वक्त, जिस दिन वो एक्सेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, या जिस दिन परचेज ऑर्डर दिया जाता है प्रोक्योरिंग एजेंसी की तरफ से, तो उस दिन से ही वो कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू फोर्स, यानी कि वो लागू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, नाफिजुल अमल हो जाता है। एंट्री इनटू फोर्स का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कब नाफिजुल अमल होता है या फोर्स में आता है या लागू होता है या उसका नफाज होता है। तो अगर फॉर्मल साइनिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो जिस सूरत में जिस दिन भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी ने एक्सेप्ट किया या परचेज ऑर्डर हमारा एक्सेप्ट किया, तो उस दिन से ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंट्री इनटू सर्विस हो जाएगा, एंट्री इनटू फोर्स हो जाएगा। और अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड हो कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू फोर्स व्हेन बोथ पार्टीज साइन इट। अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, जब दोनों पार्टी साइन करेंगे जिस डेट को, उस डेट से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फोर्स में आ जाएगा, यानी कि नाफिज अमल हो जाएगा। अगर इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन की, ये कंडीशन पूरी होगी तो तब जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तो फिर वो कंडीशन जब पूरी होगी तो तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू फोर्स या कम इनटू प्रैक्टिस। अब रूल 45 क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कब किया जाता है। ओवरऑल जब डिलीवरी जिसे हम कह सकते हैं या टेक ओवर सर्टिफिकेट कहते हैं, जब एक फॉर एग्जाम्पल एफआई इदारा है उसको लैपटॉप चाहिए, तो जो जो बिडर्स होंगे वो बिड जमा करवाएंगे। मोस्ट एडवांटेजेस बिड जो विन करेगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अब अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उस इदारे ने एफआईए को, फॉर एग्जाम्पल मैं एफआईए का बंदा हूँ और हमारे इदारे ने, मैं फॉर एग्जाम्पल एमडी हूँ एफआईए का, और हमने बिड्स कॉल की, मुख्तलिफ इदारों ने बिडर्स ने बिड जमा करवाई। एक बंदे की सबसे ऑफर जो है वो टेक्निकल प्रपोजल भी ठीक थी, फाइनेंशियल प्रपोजल में हमें ओके लगी है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, तो अब उसने हमें 6 महीने में, 7 महीने में, 9 महीने में बिडिंग डॉक्यूमेंट में लिखा होगा जितने टाइम में हमारी रिक्वायरमेंट है वो अगर डॉक्यूमेंट हमें वो चीज़ें प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइड करेगा, हम जो हम प्रोक्योर करना चाहते हैं लैपटॉप है या कुछ भी, तो जब वो हमें दे देगा तो वो हमसे टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट लेगा कि मैंने आपको डिलीवर ये चीज़ें कर दी हैं। तो ये विद इन 30 डेज ऑफ फाइनल कंप्लीशन ऑफ द टास्क ये डिलीवरी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। यानी एफआईए या कोई इदारा भी जो प्रोक्योरिंग है वो डिलीवरी सर्टिफिकेट देगा या टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट देगा कि जैस आपने हमें चीजें दे दी हैं, और जो दूसरा इदारा है वो एक सर्टिफिकेट देगा। अ, दरअसल जो इदारा डॉक्यूमेंट चीज प्रोवाइड कर रहा होता है, वो लैपटॉप हो या कुछ भी, तो वो जब चीजें प्रोवाइड करता है तो एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि हमने ये चीजें जो है आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो वो विद इन 30 डेज हम जब भी वो कंप्लीशन हो जाती है टास्क की, तो उस विद इन 30 डेज वो लाजमी जमा करवाया जाना चाहिए। तो वेयर डिफेक्ट लाइबिलिटी मेंटेनेंस, अगर कोई डिफेक्ट आ जाए या कोई मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आ जाए, उस सूरत में एक्सपायरी पीरियड के विद इन 30 डेज इशू करना चाहिए डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट। डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि जो हमने ऑर्डर प्रोवाइड किया इसमें ये डिफेक्ट्स हैं तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए। फाइनल बिल जो है वो पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 60 डेज। 60 डेज से ज्यादा फाइनल पेमेंट डिले नहीं होना चाहिए। ये पूरा हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली रूल ये 45 पेमेंट के हवाले से ही है। तो फाइनल पेमेंट 60 डेज से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। और क्लोजिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फाइनल ऑडिट सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड कंडीशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं पेमेंट, ये बेसिकली इट शुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल ऑडिट। अब रूल 46 क्या कहता है, रिकॉर्ड कीपिंग, कि जो पेपर के अंदर जो भी बिड्स का काम हो चुका है, जो प्रोक्योरमेंट का रिकॉर्ड है, जो उससे जो मिलते मिलते जुलते जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको 5 साल तक के लिए महफूज किया जाना चाहिए, उनकी रिकॉर्ड उनकी कीपिंग करनी चाहिए। यानी इस साल 26 2025 जो 24 23 जो पिछले 5 साल हैं उन तक का रिकॉर्ड जो है पेपर के पास महफूज होना चाहिए। याद रखें पेपर का रिकॉर्ड 5 साल तक के लिए होता है। और रूल नंबर 47 ये है कि पब्लिक एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो गया, अवार्ड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो डॉक्यूमेंट जो है जिन डॉक्यूमेंट का ताल्लुक बिड एवेल्युएशन से है और जिन डॉक्यूमेंट का ताल्लुक कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड से है उनको पब्लिक कर देना चाहिए ताकि सब लोग उसको देखें। हाँ, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है कि जो इदारा कोई सीक्रेटली चीजें बना रहा है और उसका फार्मूला लीक आउट हो जाएगा, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में लीक आउट नहीं करना चाह रहा कोई बिडर, तो उसको उस सूरत में फिर प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी लेके उस इंफॉर्मेशन को, उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक नहीं किया जाएगा। अब रूल 48 कहता है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी क्या होती है। तो ये एक प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है
हर प्रोक्योरिंग एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल एफआईए को लैपटॉप चाहिए, तो इसको प्रोक्योर करने हैं लैपटॉप, तो एफआईए अपनी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाएगी। अब ये इसके अंदर कितने होंगे, इसमें 8 नंबर्स होंगे, जो नहीं होंगे, ताक नंबर होंगे, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। और इसमें उनकी जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे, 3 या 5, जो भी हार्ड है, वो उनकी उनको पावर भी दी जाएगी, अथराइजेशन भी दी जाएगी। और कंप्लेंट टाइमलेस क्या है, कि अगर कोई टेक्निकल एवेल्यूशन रिपोर्ट के अगेंस्ट कोई अपील करता है तो विद इन 7 डेज करे, कंप्लेंट करवाए। अगर टेक्निकल एवेल्यूशन रिपोर्ट के अगेंस्ट किसी ने कोई जमा करवानी है, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन, विद इन 7 डेज करवाए। अगर फाइनल एवेल्यूशन रिपोर्ट के ऊपर भी किसी को इतराज है, तो विद इन 5 डेज आफ्टर फाइनल एवेल्यूशन रिपोर्ट वो अपनी कंप्लेंट जमा करवाए। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का जो डिसीजन है, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने 10 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर फैसला सुनाना है अपना। यानी कि जो किसी पार्टी को भी, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसकी ग्रीवेंसेस को सुनना है इसने विद इन 10 डेज। और अपील, अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने वो फैसला सुना दिया, डिसीजन सुना दिया, लोग फिर भी उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे या बिडर, तो वो कहाँ जाएंगे, वो अथॉरिटी के पास जाएंगे विद इन 30 डेज। उसके बाद, और वो अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा इस हवाले से वो फाइनल होगा। तो याद रखें, 7, 5, 10, 30, टेक्निकल कंप्लेंट विद इन 7 डेज, फाइनल एवोल्यूशन कंप्लेंट विद इन 5 डेज, और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है वो विद इन 10 डेज फैसला सुनाएगी। और अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के डिसीजन के खिलाफ भी वो लोग चले जाते हैं आगे अथॉरिटी के पास, तो अपील टू अथॉरिटी जो है वो विद इन 30 डेज करवाई जा सकती है, और अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल होगा। और रूल 49 कहते हैं आर्बिट्रेशन। अब प्रोक्योरमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, यानी कि एफआईए को लैपटॉप चाहिए, उसने कहा कि बिडर्स अपनी बिड जमा कराएं, बिडर्स ने बिड जमा करवाई, एक मोस्ट एडवांटेजेस बिड के साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद भी पार्टीज के दरमियान में, प्रोक्योरमेंट एजेंसी के दरमियान में और बिडर के दरमियान में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तनाजा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। उस सूरत में मामला जो है कहाँ जाना चाहिए, आर्बिट्रेशन की तरफ जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रोवाइड एन आर्बिट्रेशन मेथड। जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर साइन हो चुका है प्रोक्योरिंग एजेंसी और वो जो मोस्ट एडवांटेजेस बिड वाला जो बिडर था, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हो जाना चाहिए कि अगर हमारे दरमियान में कोई तनाजा हुआ तो आर्बिट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा, कैसे हमारे दरमियान में सुलह सफाई होगी या हल निकाला जाएगा, और वो पाकिस्तानी लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आज के लेक्चर का आखिरी रूल, रूल 50 क्या कहता है, मिस प्रोक्योरमेंट कब होगी, कि अगर कोई अनऑथराइज ब्रीच हो पेपरा रूल्स में, पेपरा रूल जितने भी हमने पढ़े हैं, इसमें अगर कोई अनऑथराइज ब्रीच होगी, तो उस सूरत में जो प्रोक्योरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, मिस प्रोक्योरमेंट। अब जितने भी ये हमने रूल पढ़े हैं, रूल 25 से लेकर रूल 50 तक, इनके ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, रादर इंटरव्यू ओरिएंटेड, दोनों टेस्ट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बेसिकली एमसीक्यूज होते तो हेल्पफुल होते हैं टेस्ट में, लेकिन इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप एफआईए की तैयारी कर रहे हैं, और जो ये लेक्चर में रिकॉर्ड आपके सामने किया है, जो मैं डिस्कस किया है, इस लेक्चर के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्निकल, एनालिटिकल एंड मोस्ट, आप कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल, जिनको एग्जामिनर टारगेट कर सकता है एफआईए सुपरिटेंडेंट पेपर में, अगर वो हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो डॉक्यूमेंट की, जो आज के लेक्चर की जो फाइल है, और इसके अंदर जो एमसीक्यूज है 50, वो मेरे जो एनरोल्ड मेंबर हैं उनके साथ फाइल शेयर की जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, एफआईए के सुपरिटेंडेंट सेशन को, तो आपके साथ मैं डिटेल दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली मेरा 40 डेज का सेशन है, जिसमें लेक्चर्स भी हैं, जैसे कि अभी ये सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, और इसके साथ ही पेपर रूल्स हमारे खत्म हो गए हैं। इसके साथ डेली बेसिस में मैं जो भी लेक्चर हमारा रिकॉर्ड होता है उसका मटेरियल, यानी वो सिंप्लीफाइड नोट्स, एमसीक्यूज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको डेली असाइनमेंट दी जाती है, और लेक्चर्स डेली बेसिस पे, बराबर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, गूगल फॉर्म बेस्ड टेस्ट। इसका टेस्ट जो आज लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, कल होगा इंशाल्लाह। एनरोल्ड मेंबर्स मेरे जो हैं वो, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो चुके हैं, उनके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा सेकंड टेस्ट का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एफआईए के जो बाकी एरियाज हैं सुपरिटेंडेंट की प्रिपरेशन के हवाले से। अगर आप ऐसे कोई इंटरेस्टेड है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, एफआईए की तैयारी करना चाहते हैं 30 to 40 डेज के अंदर, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद एट माई व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 0332 6896 568। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।